नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत अंतर्वस्तु विश्लेषण का चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण के बारे में उसकी अर्थ परिभाषाएं एवं श्रेणियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण के चरण या स्टेप्स की हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा इसका मूल्यांकन अर्थात इसके गुण और दोष की चर्चा भी आज की इस वीडियो में करेंगे। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण के जो चरण हैं वो पॉइंटों में यहाँ दिए गए हैं। पहला चरण है अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ द आउटलाइन ऑफ स्टडी। अंतर्वस्तु विश्लेषण का सर्वप्रथम चरण अंतर्वस्तु के अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण करना है। इस चरण में अंतर्वस्तु विश्लेषणकर्ता निश्चित करता है कि उसके अध्ययन का उद्देश्य क्या है, उसे किन किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है, कौन कौन से तथ्य एवं सामग्री विश्लेषण करके एकत्रित करनी है, किन किन सामग्रियों को एकत्रित नहीं करना है, समय, धन और श्रम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से सामग्री के स्रोतों का अंतर्वस्तु विश्लेषण करना है, आदि आदि। दूसरा है तथ्यों का चयन, सलेक्शन ऑफ फैक्ट। अंतर्वस्तु विश्लेषण का दूसरा चरण चयनित विषयों से संबंधित तथ्यों का चयन करना है। इसके विश्लेषणकर्ता संबंधित तथ्यों की सूची तैयार करता है। मान लीजिए उसे तुलसीदास जी की रचनाओं में आदर्श राजा के गुणों का अध्ययन करना है, तो पहले वह तुलसीदास जी की संपूर्ण रचनाओं की सूची तैयार करेगा जिनका वह अंतर्वस्तु विश्लेषण करना चाहता है। बाद में वह उपयुक्त निदर्शन विधि के माध्यम से विभिन्न रचनाओं में से आवश्यकतानुसार रचना या रचनाओं का चुनाव करेगा। इसके बाद तीसरा स्टेप है इकाइयों का चयन है, सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स। भाषा, लेख, उपन्यास, भाषण, रचनाओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के कार्यक्रमों की अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई शब्द, वाक्य, प्रसंग, मात्र, पात्र, मद, अनुच्छेद, समय, स्थान आदि होते हैं। विश्लेषणकर्ता अपने अध्ययन से संबंधित उपयुक्त इकाइयों की सूची बनाता है जिनके आधार पर वह अंतर्वस्तु विश्लेषण करता है। उपयुक्त इकाइयों का चयन एवं सूची का निर्माण शोधकर्ता अन्य विद्वानों एवं अनुसंधानों की सहायता से संपन्न करता है। तीसरा स्टेप है इकाइयों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। विश्लेषणकर्ता इकाइयों का चयन करने के उपरांत इकाइयों को लघु से बृहद, सरल से जटिल, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। इकाइयों को श्रेणी में वर्गीकृत करता है। सामान्यतः बड़ी इकाइयों को लघु इकाइयों में विभक्त करके व्यवस्थित किया जाता है। श्रेणियों का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ क्लासेज। अंतर्वस्तु विश्लेषण को सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक है कि जो इकाइयाँ चुनी गई हैं तथा उनका जो श्रेणीकरण व क्रम वर्गीकरण निश्चित किया गया है उसकी सार्थकता और वस्तुनिष्ठता की जाँच की जाए। श्रेणियों के सत्यापन की जांच भी की जानी चाहिए। इसके लिए शोधकर्ता को जांच से पूर्व ही श्रेणियों के परीक्षण के लिए मापदंडों को निश्चित कर लेना चाहिए। इस संबंध में विषय से संबंधित वैज्ञानिक से सलाह भी ले लेनी चाहिए। छठा स्टेप है इकाइयों का मापन, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। क्योंकि अंतर्वस्तु विश्लेषण गुणात्मक से परिमाणात्मक दिशा में शोध कार्य करता है, इसलिए इकाइयों का परिमाणात्मक या संख्यात्मक मापन आवश्यक हो जाता है। इसलिए विश्लेषणकर्ता का यथासंभव अपने विषय की अंतर्वस्तु की इकाइयों का सांख्यिकीय प्रविधियों के द्वारा गणना, मापन एवं अभिव्यक्ति करनी चाहिए। अंतर्वस्तु विश्लेषण में संख्यात्मक मापन अत्यावश्यक है। अगला स्टेप है विश्लेषणात्मक व्याख्या, एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन।
अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष निकालने, नियम बनाने, सामान्यीकरण करने या सिद्धांत निर्माण के लिए आवश्यक है कि विश्लेषण की इकाइयों तथा श्रेणियों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाए। यह व्याख्या वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तभी हो सकती है जब यह एकत्रित तथ्यों, उपयुक्त वर्गीकरण सारणियों पर आधारित हो। इसके लिए विश्लेषणकर्ता को पूर्व में निश्चित की गई इकाइयों, उनकी श्रेणियों, वर्गीकरण एवं मापन तथा परिमाणात्मक विश्लेषण का सहारा लेना चाहिए। इसे तथ्यों में परस्पर समानता और भिन्नता, कारणता, कार्य कारण संबंध आदि के आधार पर निष्कर्ष भी निकालने चाहिए। 8वां जो स्टेप्स है, प्रतिवेदन लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है, लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में जो कुछ किया जाता है उसका अक्षरश वर्णन किया जाता है। विश्लेषणकर्ता को शोध कार्य का प्रतिवेदन पूर्ण रूप से सत्य, पक्षपात रहित एवं क्रमबद्ध लिखना चाहिए। इसमें सभी चरणों, अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण, संबंधित तथ्यों का चयन, इकाइयों का चयन, इकाइयों का वर्गीकरण, श्रेणियों का परीक्षण और इकाइयों के मापन की विश्लेषणात्मक व्याख्या क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से लिखनी चाहिए। प्रतिवेदन में संपूर्ण वैज्ञानिक विवरण दिया जाना चाहिए। अध्ययन में आई कठिनाइयों और सीमाओं का स्पष्ट वर्णन करना चाहिए। इससे अन्य विश्लेषणकर्ताओं को निष्कर्षों की जांच करने में सहायता मिलती है। तो ये रहे विद्यार्थी इसके स्टेप्स अंतर्वस्तु विश्लेषण के, कि क्या किन किन स्टेपों में होकर, किन किन चरणों में होकर ये किसी विषय वस्तु या इकाई का अध्ययन करती है। तो ये 8 स्टेप इसके होते हैं। अब हम अंतर्वस्तु विश्लेषण का मूल्यांकन करते हैं कि इसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। ज्ञान के समाजशास्त्र के अनुसार कोई भी विचार अपने तत्कालीन समाज की वस्तु स्थिति तथा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होता है। किसी भी समाज विशेष के निश्चित काल की वस्तु स्थिति तथा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब उस समाज के संबंधित काल के साहित्य, विचारशील लेख आदि में देख सकते हैं। ज्ञान के समाजशास्त्रियों की ये मान्यता है कि विशेष युग में लिखा गया साहित्य, दर्शन, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, विचारशील लेख उस युग की वस्तु स्थिति का वर्णन होते हैं। इस मान्यता का परीक्षण एवं सत्यापन की जांच अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि द्वारा वैज्ञानिक रूप में किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विचारधाराओं, चिंतनों, प्रवृत्तियों आदि को अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि से अच्छी तरह से ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी समाज के युग विशेष में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उस समय से संबंधित युग के राजनीतिक चिंतन, विचारधारा और लेखन कृतियों के अंतर वस्तु विश्लेषण करके ज्ञात किया जा सकता है। उस काल के साहित्य के द्वारा राजनीतिक वस्तु स्थिति एवं आकांक्षाओं के प्रचार एवं स्वरूप को भी ज्ञात किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा किसी भी सामाजिक विज्ञान की गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक रूप में सरलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा संचार के विभिन्न साधनों जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, भाषण, उपन्यास, कहानी, नाटक, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की संख्या, प्रकृति, प्रभाव आदि को ज्ञात किया जा सकता है। इस विश्लेषण विधि के द्वारा इन संचार माध्यमों का संख्यात्मक अध्ययन करना भी संभव है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के साधनों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि के प्रभावों का विश्लेषण करता है। ये विधि परिवर्तन की प्रकृति और प्रवृत्ति को भी स्पष्ट करती है। विद्वानों की मान्यता है कि जैसे जैसे संचार के साधनों का विकास और प्रसार होता है, वैसे वैसे विभिन्न देशों के मध्य भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियां भी कम होती जाती हैं। इस प्रभाव का अध्ययन अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। इस पद्धति के द्वारा संचार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना संभव है।
अंतर्वस्तु विश्लेषण की अध्ययन सामग्री गुणात्मक होती है। ये प्रवृत्ति अपनी अध्ययन की सामग्री को संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें परिमाणात्मक में ही परिवर्तित नहीं करती, बल्कि संख्यात्मक कार्य कारण प्रभावों को भी स्पष्ट करती है। कोडे एवं हार्ट ने लिखा है कि शुद्ध अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्वस्तु विश्लेषण का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस विधि द्वारा किए गए विभिन्न अनुसंधान कार्यों का सामाजिक विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान रहा है। आशा है भविष्य में इसमें और विकास और प्रसार होगा। ये अंतर्वस्तु विश्लेषण के गुण या उसकी इम्पोर्टेंसी रही। अब हम इसकी कुछ समस्याएं हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की, तो समस्याओं की हम चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। विद्वानों ने सामाजिक विज्ञानों में शोध कार्य से संबंधित अनेक समस्याओं का वर्णन किया। प्रमुख समस्या सामाजिक विज्ञानों की सामग्री की जटिलता है। प्रयोगशाला का अभाव एक समस्या है। अध्ययन का क्षेत्र मानव समाज, मानव स्वयं और अध्ययनकर्ता मानव वैज्ञानिक तीनों ही जटिल हैं। इसमें किसी न किसी कारण से पक्षपात आते रहते हैं। समाज की परिवर्तनशील प्रकृति भी शोध के नियमों एवं सिद्धांतों को अवैज्ञानिक बना देती है। इन समस्याओं के अतिरिक्त अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित निश्चित की जा सकती हैं। पहली है अनिश्चित समग्र, अनसर्टेन यूनिवर्स। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सबसे जटिल समस्या समग्र की अनिश्चितता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की समस्याओं के अध्ययन का क्षेत्र निश्चित करना तथा समग्र को परिभाषित करना इस विधि के सामने एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के रूप में अगर राष्ट्रीय प्रेस को अध्ययन का क्षेत्र माने तो इसकी परिभाषा देना सरल कार्य नहीं। राष्ट्रीय प्रेस को समग्र मानने से कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। पहली समस्या भावात्मक कठिनाई का उत्पन्न होना है। राष्ट्रीय प्रेस को अध्ययन का क्षेत्र मानना कई कारणों से अव्यवहारिक है। इसके अलावा और भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अंतर्वस्तु विश्लेषण के समग्र को निश्चित करना तथा उसकी परिभाषा देना एक कठिन समस्या है। दूसरा है दोषपूर्ण निदर्शन, डिफेक्टिव सैंपल। जब अंतर्वस्तु विश्लेषण की विधि के माध्यम से संचार साधनों का अध्ययन किया जाता है तब निष्पक्ष निदर्शन निश्चित करना कठिन हो जाता है। अभी तक विश्लेषणकर्ता संचार साधनों से निर्देशन के लिए कोई निष्पक्ष एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रविधि का विकास नहीं कर पाए। समाचार पत्रों का उदाहरण लेकर इस समस्या को स्पष्ट किया जा सकता है। समाचार पत्र पाठकों की राय को प्रकाशित करते हैं। इसके अध्ययन के लिए अगर विश्लेषणकर्ता कुल सामग्री का 10वां या 30वां भाग ले तथा वह ये चाहे कि प्रत्येक समाचार पत्र सभी क्षेत्र, समस्त समुदाय तथा संस्कृतियों का निर्देशन प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो ये सोच अव्यवहारिक है। इतने सारे विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन लेना असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य है। यह इस विधि की एक बड़ी समस्या है। पक्षपातपूर्ण सामग्री के स्रोत। सभी समाचार पत्रों का प्रकाशन और प्रसारण किन्हीं विशेष प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में देखा गया है कि जो राजनीतिक हल सत्ता में होता है उसका कोई ना कोई समाचार पत्र अवश्य होता है। इसलिए जनता के लिए कुछ समाचार पत्र सरकार समर्थक होते हैं। इसलिए जनता के लिए कुछ समाचार पत्र सरकार समर्थक होते हैं तो कुछ सरकार विरोधी। कुछ समाचार पत्र विस्फोटक क्रांतिकारी प्रकृति के होते हैं तो कुछ उदारवादी प्रकृति के होते हैं। ऐसे समाचार पत्र भी होते हैं जो मात्र विज्ञापनों के द्वारा धन कमाते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति भी अपने नियंत्रण के द्वारा बड़े बड़े समाचार पत्रों के प्रायोजक होते हैं। ये समाचार पत्र उनके हितों, नीतियों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा गया है कि साम्यवादी राष्ट्रों में समाचार पत्र केवल केंद्रीय सत्ताधारी व दल द्वारा नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और पक्षपात रहित
अध्ययन नहीं कर पाती है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सामग्री प्राप्त करना असंभव होता है। राजनीतिक विज्ञान की अनेक विषयों के अध्ययन की सामग्री के स्रोत पक्षपात होने के कारण ये विधि अनेक समस्याओं से घिरी रहती है। लास्ट इसकी जो प्रॉब्लम है, समय की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ टाइम। अंतर्वस्तु विश्लेषण की अधिकतर समस्याएं जनसंचार माध्यमों के अध्ययन से संबंधित हैं। समाचार पत्र के दैनिक, पाक्षिक अथवा मासिक संस्करण का विवरण विश्लेषण करके सामान्य नीति को ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि किसी विशेष घटना के कारण समाचार पत्र की नीति में आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति में विश्लेषणकर्ता अगर कई महीनों के समाचार पत्रों से निर्देशन लेता है तो उसमें पक्षपात आने की पूर्ण संभावना रहती है। उसी निदर्शन को पक्षपात रहित बनाने के लिए उन विशिष्ट घटनाओं के निर्देशन का भी ध्यान रखना होगा जो समय समय पर घटती हैं। अंतर्गत विश्लेषण की उपयुक्त समस्याओं का निवारण करने के लिए शोधकर्ताओं को विशेष सतर्कता रखनी होगी। गुडियम हार्ट ने लिखा है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण की पद्धति जितनी उपयोगी है उतनी इसे व्यवहार में लाने में कठिनाई है। इस पद्धति के लिए विश्लेषणकर्ता का अनुभवी होना अत्यावश्यक है। तो ये सभी विद्यार्थियों आज के अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति के चरण और इसके मूल्यांकन की चर्चा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।